हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट जो मैथ्स 1 है उसके हम बोर्ड प्रैक्टिस पेपर देखने वाले हैं आज, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी और समझ में भी आ जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हो सकता है इसमें के भी क्वेश्चन कुछ आ जाए। तो क्वेश्चन पेपर मैं पहले बता देता हूँ, यानी कि जिसको सॉल्व करना है वो सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में मैं उसको एक्सप्लेन तो करने ही वाला हूँ। देखो स्टूडेंट, इस टाइप से हमारा क्वेश्चन पेपर है। इसको मैं अब हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो शायद फ्रेम में आ जाएगा, इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ, यानी कि स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, यानी इस टाइप से है वो पेपर। इसमें उसके बाद ये है पेज 2। पेज 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है पेज 2। उसके बाद है पेज 3। पेज 3 शायद ये थोड़ा कट रहा है, अब उसको थोड़ा इलाज नहीं है, अब मैं क्या करूं। और पेज 4 जो कि लास्ट पेज है इस क्वेश्चन पेपर का, तो ये है पेज 4। ठीक है, अब इसमें थोड़ा बहुत कट रहा होगा बट अब इलाज नहीं है, क्योंकि सेटिंग ही वैसी करके है अब मेरे कैमरा की। तो स्टूडेंट, अब जैसे कि हम देख रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से हम चालू करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, स्टूडेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। जो 4 क्वेश्चन है इसमें और 4 मार्क्स के लिए, इसका मतलब एक क्वेश्चन एक मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी मीन्स डिटर्मिनेंट होता है फॉर द साइमल्टेनियस इक्वेशन। दिए हुए कुछ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन है, उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा ये पूछा गया है। सो हेंस हम क्वेश्चन 1 का ए और उसका फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, सो हेंस डी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सॉरी इसको ब्रैकेट के जैसा दिया मैंने, ये वर्टिकल ही कॉलम्स चाहिए। तो इस कंडीशन में 3 यानी x की वैल्यू, यानी x के साथ जो है इधर -2, इधर 2 और इधर 1। ठीक है, सो ये है डिटरमिनेंट की वैल्यू। और हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 -2 × -2 ऐसे सॉल्व करते हैं हम। सो 3 1 जार 3 -2 2 जार 4, कौन सा -4, सो माइनस माइनस प्लस, सो 3 + 4 7 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन सी। सो सी 7 ये हमारा आंसर होना चाहिए था, 1 मार्क हमको मिल जाता था। इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हैविंग द फर्स्ट टर्म -2 एंड द कॉमन डिफरेंस -2 आर। सो एपी देकर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा गया है उन्होंने, और एपी के अंदर में फर्स्ट टर्म है -2, जिसको हम T1 भी कहते हैं या तो फिर ए भी कहते हैं, जो है -2। कॉमन डिफरेंस जो कि डी है, ये है -2 का। सो हमको एपी पूछा गया है। स्टूडेंट एपी कैसे रहता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये कॉमन डिफरेंस के साथ वाला जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो उसका फॉर्मूला है। ए मतलब -2, ए प्लस डी मीन्स -2 प्लस -2, तो -2 -2 -4। ए प्लस 2d मीन्स ए लिख रहा हूँ मैं, -2 प्लस 2 × d मीन्स कॉमन डिफरेंस -2 का। सो -2 2 2 जार 4 यानी -4 -2 -4 -6, और फिर है a प्लस 3d। सो -2 प्लस 3 × -2, सो -2 -3 2 जार 6 -2 -6 -8। सो हमारा AP है -2 -4 -6 -8, और ये है ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी हमारा आंसर होना चाहिए था। ठीक है, इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो स्टूडेंट एक बात याद रखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है ax² + bx + c = 0। ये फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज होंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। दूसरी बात, कभी कभी x की वैल्यू नहीं हुई तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट x² तो भी चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर
एक्स स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, बट ये एक्स स्क्वायर को अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, इसलिए यही पहला ही ऑप्शन है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर इधर लेकर गए तो माइनस माइनस दोनों भी प्लस हो जाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर होगा, तो माइनस भी वैल्यू चलेगी बट एक्स स्क्वायर चाहिए ही, यानी कि बी, सी और डी ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट ए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है वो पूछा था हम। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, अ डाई इज रोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन अपर फेस इज लेस देन 3। एक डाई को रोल किया गया है, रोल करने के बाद अपर फेस में 3 से छोटा नंबर आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सो डाई रोल किया, इसलिए उसके नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे 6, और 3 से कम यानी कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारा जो पॉसिबिलिटी है जो हमको चाहिए तो उसके कितने हैं, 2 ही चांसेस है, एक तो 1 नहीं तो 2। 3 से छोटे कितने नंबर है, 2 ही नंबर है, 1 2, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 है। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या रहेगी, नंबर ऑफ ए यानी चांसेस अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो 2/6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 1/3 ये चांसेस होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी है। सो 1/3 ये हमारा ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट हमने क्या देखा, फर्स्ट का आंसर ऑप्शन सी था, सेकंड का आंसर भी ऑप्शन सी था, थर्ड का आंसर ऑप्शन ए था और फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी था। तो ये आपने अगर प्रेडिक्ट किया होगा, सॉल्व किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। पहले तो खुद ही सॉल्व करके देखो क्योंकि ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस पेपर बहुत से करके बोर्ड के ही पेपर होते हैं, थोड़ा बहुत उसमें आप ये इसमें के क्वेश्चन आ जाए या फॉर्मेट चेंज होकर आ जाए तो कहते नहीं आता, इसलिए हमने प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का ही बी है, इसका फर्स्ट देखेंगे हम, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, इसको फॉर्मेट में लिखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और ए बी सी की वैल्यू लिखना है, बस इतना ही पूछा गया है, 1 मार्क के लिए है, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए देकर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये 13 इधर लेने के बाद माइनस 13 और इधर क्या रहेगा 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 13 माइनस 9 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस 0x, देखो x की वैल्यू यहां पर नहीं है इसलिए 0x लिया मैंने, माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। हेंस कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वी गेट, हमको क्या मिलता है, a इज इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ भी नहीं है मतलब 1 कोएफिशिएंट है, b इज इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है, c इज इक्वल्स टू माइनस 22 है। इसी तरह से 1 मार्क आपको मिल जाएगा और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें इससे तो इजी हो नहीं सकता, बस फॉर्मेट में अप्लाई करो। ये प्लस 0 की जगह आप माइनस 0 की जगह प्लस 0 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, 0 की कोई साइन नहीं होती। उसके बाद है क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द कॉमन डिफरेंस फॉर द सीक्वेंस। सो स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये सीक्वेंस लिखेंगे, -10 -6 -2 2 और इधर सो ऑन जो होगा वो। अब ये जो है टर्म, ये है T1, ये है T2, ये है T3 और ये है T4, और कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू कभी भी रहता है T2 माइनस T1 या तो फिर T3 माइनस T2 या तो फिर T4 माइनस T3, और ये हमेशा सेम ही रहता है, इसलिए एक भी आपने माइनस किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 मार्क का ही क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। सो T2 की वैल्यू क्या है -6 माइनस T1 की वैल्यू क्या है -10। ओके, सो -6 माइनस माइनस प्लस है +10, सो 10 माइनस 6 कितने हो गए 4। सो हेंस D इज इक्वल्स टू क्या आया 4, जो कि हमारा आंसर होना चाहिए। देखो स्टूडेंट, मैं थोड़ा फास्ट में ही भी पढ़ा रहा होगा तो आपको वीडियो पॉज करके पीछे ले लेके देखना है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि 1 घंटे के ऊपर भी वीडियो जा सकता है क्योंकि 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। उसके साथ ही क्वेश्चन थर्ड देखेंगे हम, जिसमें कहा गया है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, राइट द सैंपल स्पेस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ सैंपल स्पेस लिखने के बारे में कहा है कि इसको ना तो सॉल्व करना है ना कुछ, इसलिए सैंपल स्पेस
जिसको हम S भी कहते हैं, S इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, और दो कॉइन टॉस किए तो उनका सैंपल स्पेस कैसा रहता है, दोनों भी हेड्स होंगे, या तो दूसरा वाला टेल्स होगा, या तो पहला वाला टेल्स होगा, या तो दोनों भी टेल्स होंगे। ये उसका सैंपल स्पेस है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा नहीं है, नहीं तो अगर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछते थे अगर वो, तो आपको क्या लिखना पड़ता था, 4। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन x बार इफ f समेशन ऑफ fi xi इज इक्वल्स टू 30 और समेशन ऑफ fi इज इक्वल्स टू 6। तो मीन जिसको हम x बार भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। शायद ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ना। सो 30 समेशन ऑफ fi xi कितना देकर है, 30, समेशन ऑफ fi देकर है 6, जिसको n भी कहते हैं हम 6। सो 6 1 जार 6, 6 5 जार 30। सो उसका आंसर आया 5। सो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन थे स्टूडेंट। और ये तो सबसे मेन बात, ये तो आपके गलत आना ही नहीं चाहिए कोई भी हालत में, क्योंकि ये गलत आ गए तो फिर इसके आगे के फिर क्या फायदा। वो इंप्रेशन जो टीचर चेक करेंगे आपका पेपर, वो उन पर इंप्रेशन, बैड इंप्रेशन पड़ता है। वो बोलते हैं कि छोटे छोटी सॉल्व नहीं हुए तो बड़े कैसे सॉल्व किया होगा, तो वो उनकी मेंटेलिटी एक बन जाती है। इसलिए छोटे क्वेश्चन को तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि छोटे क्वेश्चन छोड़ो मत, बड़े क्वेश्चन में तो चलो भाई 19-20 का थोड़ा बहुत तो आपको एरर वगैरह आया तो ठीक है भाई, कंसीडर है कि आप क्वेश्चन बड़ा था, बट ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आप छोड़ोगे तो फिर कोई मजे की बात नहीं है। इसलिए इसमें एरर 0 चाहिए, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है आपको। इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन बी, जो फर्स्ट का बी है वो खत्म होता है। अब आता है क्वेश्चन सेकंड का ए, जो 4 मार्क्स के लिए है और कोई भी 2 एक्टिविटीज हमको कंप्लीट करने हैं। और एक्टिविटीज मतलब इसको यहीं पर मैं सॉल्व करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ यहीं पर जगह है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 का ए है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ। अब देखो स्टूडेंट, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पूछा गया है, यहाँ पर ग्राफ निकालना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ मींस इसका ग्राफ ही निकालना है। ग्राफिकली शो अगर पूछा गया होगा तो फिर तभी आपको ग्राफ निकालना होगा। यहाँ पर शो वगैरह या तो ग्राफिकली ऐसा कोई वर्ड नहीं आया, सिर्फ ग्राफ निकालना है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन लिखो, यही पूछा गया है, तो इन्फॉर्मेशन ही लिखना है, बस ये टेबल को ही हमको फिलअप करना है। और ये इससे इजी तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। x की वैल्यू देकर है, वैल्यू पुट आउट करो, y की वैल्यू देकर है, वैल्यू पुट करो, बस आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन यहाँ पर बताऊंगा मैं, बट इसके फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर भी लिखे तो हम कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन है हमारा 2x - 6y = 3। पहले x की वैल्यू -5 लिख कर है, सो पहले हम -5 रखेंगे। सो पुट x = -5। सो 2 × -5 - 6y = 3। 5 2 जार 10, कौन से -10 इधर जाने के बाद +10। सो 6y = 3 + 10। सो y = 10 + 3 13, और ये -6 इधर, ये -6 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, सो डिवाइड बाय -6। सो हेंस y = -13/6। सो y की वैल्यू क्या आती है, -13/6, इसलिए यहाँ पर चाहिए -13/6, और कोऑर्डिनेट है xy, सो -5 -13/6, ये कोऑर्डिनेट उसके चाहिए थे। इसके साथ ही सेकंड के लिए है y = 0। सो पुट y = 0। सो 2x - 6 × 0 = 3। 6 × 0 0। सो x = 3, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाने के बाद डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आई, 3/2। सो x की वैल्यू है 3/2। सो 3/2 और 0, ये उसके कोऑर्डिनेट हमको मिलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड है, यानी कोई भी 2 सॉल्व करने थे, उसमें के हम तो पूरे ही सॉल्व करके बताऊंगा ऑब्वियसली, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। If x = 5 is the root of equation kx² - 14x - 5 = 0, then find the value of k। x = 5 ये रूट ऑफ इक्वेशन है, ये इक्वेशन है जिसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करने की है, और उसमें एक्टिविटी देकर है। सो चलो सॉल्व करेंगे हम। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 14x - 5 = 0 इज, इसका रूट क्या देकर है, 5। ठीक है, तो देन पुट x = 5, जो रूट है उसकी वैल्यू रखो ना। सो नाउ x के जगह पर 5 रख रहा हूं मैं, तो k x² मीन्स 5 का स्क्वायर, -14 × x मीन्स 5 - 5 = 0।
सो 5 5 जार 25, 25 इंटू के 25k माइनस 14 5 जार 70 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 25k माइनस 70 माइनस 5 माइनस 75, माइनस का साइन ऑलरेडी देकर है, ओके, माइनस 75 इधर जाने के बाद प्लस 0 प्लस 75 ही रहेगा। अब 75 जैसे के वैसे और 25 इधर मल्टीप्लाई इधर आने के बाद डिवाइड और 25 3 जार 75, सो के की वैल्यू आई 3, सो 2 मार्क्स आपको मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, देन वन सर्टन आर्टिकल, ये थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2A का। ऑन अ सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। ये एक्टिविटी वाले तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क तो फुकट में दिया आपने को, बस फ्री। सो रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST। CGST और SGST के रेट कभी भी सेम रहते हैं, हमने ऑलरेडी देखे हुए सभी प्रैक्टिस सेट इसके मैंने कंप्लीट कर दिए थे। सो हेंस रेट ऑफ CGST इज 9%, सो CGST अगर 9 है तो SGST भी कितना होगा 9%। हेंस द रेट ऑफ GST क्या रहता है, CGST प्लस SGST इज इक्वल्स टू, इसमें और हम प्लस कर सकते हैं कि 9% प्लस 9% इज इक्वल्स टू 18%। एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर 9% चाहिए था, बट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है, तो इसलिए मैंने दोनों भी आंसर बता दिए, ठीक है। सो 9 + 9 18% GST उस आर्टिकल पर लगना चाहिए। इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन 2A खत्म होता है, जो कोई भी 2 सॉल्व करने के थे। देखो इससे फॉर्मेट भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस टाइप के फॉर्मेट आते हैं। क्वेश्चन 2B में सॉल्व एनी 4 है और 8 मार्क्स के लिए, ये भी 2 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए, क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, क्वेश्चन 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन 4 कभी 3 मार्क्स का भी आ सकता है, 4 का भी, क्वेश्चन 5 भी है इसमें, वो भी 3 मार्क्स ईच है, ठीक है। वैसे तो आगे आगे जाकर हम देखेंगे। सॉल्व एनी 4 है, फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा होगा, ये अभी हमने चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में सॉल्व किया ही था इस टाइप का क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। अब उन्होंने डायरेक्ट हमको इसका फॉर्मेट दे ही दिया है। सो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 2B, उसका 1 और उसका भी 1। सो 3 - 4, 4 और 3, इसको सॉल्व हम कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई से। सो 3 × 3 माइनस 4 × -4, ठीक है। सो 3 3 जार 9, माइनस माइनस प्लस है और 4 4 जार 16 और 16 + 9 25, यानी फर्स्ट का आंसर 25, इसके लिए 1 मार्क्स। उसके लिए उसके बाद सेकंड है 10 3 -5 -2, फिर से इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। -2 × 10 -3 × -5, ओके। सो 10 2 जार 20, कौन सा वाला माइनस, -5 3 जार 15, कौन सा वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 20 में से अगर 15 आप माइनस करोगे तो -5 ही उसका आंसर आएगा, इसके लिए भी 1 मार्क। ऐसे 1 और 1 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लिख लेंगे 2y² + 27y + 13 = 0 है। अब ऐसा नंबर हमको ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 13 2 जार है। देखो ये इसको भी मल्टीप्लाई करना होता है, 13 2 जार 26 आए, और जिसकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन बोलो वो 27 आए प्लस वाली। सो 26 1 जार 26 होते हैं और 26 + 1 27 होते हैं। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये भी प्लस है, और सभी प्लस है, इसलिए बहुत ईजी है। अगर माइनस आए तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, बट अभी माइनस का सिंबल नहीं आया, इसलिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। सो 26 1 जार लेते हैं, हम दोनों को भी y लगा लेंगे। सो 27 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे 2 पार्ट में, 26y + 1y, इसका आंसर वही आएगा। सो 2y² + 27y मीन्स 26y + 1y। सो 26y + 1 तो लिखते नहीं है हम, सो y ही सिर्फ, + 13 = 0। इसको फैक्टराइज करने के लिए ये 1 ये 2 ग्रुप है। सो इसमें से जो कॉमन निकलता है 2y कॉमन निकल रहा है, बचा क्या यहाँ पर सिर्फ y, प्लस इसको 2 से डिवाइड करो 13 आएगा इसका आंसर। 13 y तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया बाहर, प्लस इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। जब कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो 1 कॉमन निकलता है,
इंटू वाई प्लस 13 जैसे कि वैसे इज इक्वल्स टू 0, 2y प्लस 1 एक ब्रैकेट में, y प्लस 13 दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। एक तो 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है, या तो y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कहाँ से लाया मैंने, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड तो 0 होगा, इसलिए ये वाला, इसको अगर लेकर गए इधर तो डिवाइड 0 आएगा, इसलिए y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब चलो वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू 0, ये 1 जो है प्लस इधर जाने के बाद -1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड, और y इज इक्वल्स टू ये जो 13 है इधर जाने के बाद माइनस, एक तो y इज इक्वल्स टू -1/2 या तो y इज इक्वल्स टू -30 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये दोनों भी रूट है वो दिए हुए इक्वेशन के, यानी कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप पुट करो आंसर 0 ही आएगा, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2B का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम। श्रीमती देशपांडे परचेस्ड शेयर्स ऑफ FV, फेस वैल्यू है शेयर्स की 5 रुपीज एट प्रीमियम ऑफ ₹20। 5 रुपीज का प्रीमियम लगकर है और 20 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है, या तो फिर 5 रुपीज फेस वैल्यू है और प्रीमियम उस पर 20 रुपीज का है। हाउ मेनी शेयर्स विल शी गेट फॉर ₹20,000, तो 20,000 रुपीज में उनको कितने शेयर आएंगे। स्टूडेंट एक बात याद रखो, जो प्रीमियम रहता है ना वो शेयर के जो प्राइस वैल्यू है फेस वैल्यू उसमें ऐड हो जाता है, तो वो बन जाता है मार्केट वैल्यू, सीधी सीधी बात, ओके। और हम जो शेयर खरीदते हैं वो मार्केट वैल्यू पर ही खरीदते हैं, इसलिए इसकी पहले मार्केट वैल्यू हमको पता करनी होगी। सो मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम होता है। सो फेस वैल्यू है इसकी 5, प्रीमियम है इसका 20, हेंस मार्केट वैल्यू कितनी आई 20 + 5 25 रुपीज, यानी एक शेयर 25 रुपीज का, तो 20,000 कितने के। सो हेंस टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितनी की होगी, जितने शेयर्स है और जितनी मार्केट वैल्यू है, सो मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने कितने रुपीस पुट की है 20,000 रुपीज, मार्केट वैल्यू कितनी है 25 और नंबर ऑफ शेयर्स हमको पता नहीं है। सो हेंस नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू ये 20,000 और ये 25 इधर जाने के बाद डिवाइड में चला जाएगा 25। सो 25 1 जार 25, 25 8 जार 200 और ये 2 0 साथ में फ्री, ये बचे हुए 2 0, ठीक है। सो हेंस श्रीमती देशपांडे विल गेट 800 शेयर्स। अगर वो 20,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो 25 रुपीज का एक शेयर, ऐसे 800 शेयर्स वो खरीद सकते हैं। देन क्वेश्चन 4 है, 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टेल अपीयर्स मिडल वन। तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस हमको पता होना चाहिए, जब हम नंबर ऑफ इवेंट जो हमको इवेंट चाहिए फिर उसका भी सैंपल स्पेस चाहिए इवेंट का। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस जिसको S से भी हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में। 3 कॉइन टॉस किए हैं, ऐसे हो सकता है कि पहला कॉइन हेड्स रहे, दूसरे दोनों भी कॉइन हेड्स रहे, पहला कॉइन हेड्स रहे, दूसरा भी कॉइन हेड रहे, तीसरा कॉइन अगर टेल्स आ गया तो पहला कॉइन हेड, दूसरा कॉइन अब टेल्स हो सकता है क्योंकि हेड 2 बार खत्म हो गए, सो टेल्स, तो तीसरा कॉइन हेड आ जाए, पहला कॉइन हेड ही रहे, दूसरे दोनों भी कॉइन्स अगर टेल्स आ गए तो। अब पहले की कंडीशन खत्म होगी, पहला कॉइन तो हेड्स हो गया, तो हेड्स हेड्स, हेड्स टेल्स, टेल्स हेड, टेल्स टेल्स, ये भी हमारी 2 कॉइन्स की प्रोबेबिलिटी पूरी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब पहला कॉइन अगर टेल्स आ जाए तो बाकी के ये कॉमन रहेंगे, हेड्स हेड्स, पहला कॉइन फिर से टेल्स, हेड टेल्स, पहला कॉइन फिर से हेड सॉरी टेल्स, टेल्स हेड्स, ये टी है और टेल्स, तीनों भी अगर टेल्स आ गए तो। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने मिलते हैं 4 + 4 8। अब हमारा इवेंट आया है, सो इवेंट ए इज इक्वल्स टू, क्या है इवेंट ए, टेल अपीयर्स ऑन द मिडल वन, बीच में का जो कॉइन है वो टेल्स ही आना चाहिए, तो बीच में का कॉइन टेल्स एक बार, हेड टेल्स हेड, हेड टेल्स टेल्स, उसके बाद टेल्स टेल्स हेड और तीनों भी
टेल्स। तो ये प्रोबेबिलिटी हमको मिल रही है। सो नंबर ऑफ इवेंट ए कितने मिले हमको 4। आ रहा है ना समझ में आपको? देखो आप कभी कभी मैं थोड़ा स्पीड क्यों बढ़ाता हूँ, फिर से मैं इसमें टाइम और वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वीडियो बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो हेंस प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी ए कहेंगे क्योंकि इवेंट ए लिया हमने, सो नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट कितने हैं 4, सैंपल स्पेस कितने हैं 8, सो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 1/2 यानी कि हर 2 पॉसिबिलिटी में से एक चांसेस, तो यानी 50-50% चांसेस है कि सेंटर में टेल्स ही आए। ओके, सो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का बी, जो 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आए थे। मुझे तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन हार्ड लगा नहीं है, ठीक है। और आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, आपको भी हार्ड नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब यानी क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस करने का टाइम है, स्टडी करने का टाइम चला गया। ओके, तो प्रैक्टिस जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस आप करो, अच्छी तरह से रिवीजन कर लो। क्वेश्चन 3A है स्टूडेंट, एनी 1 है और 3 मार्क्स का है। जैसे मैंने कहा था कि जो क्वेश्चन 3 है वो 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। 2 क्वेश्चन देकर है, उसमें से कोई भी एक सॉल्व करना है, तो हम दोनों भी सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर है और वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट पूछा गया है और नेचर ऑफ रूट्स पूछा गया है। देखो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट जिसको कहते हैं वो है b² - 4ac रहता है, इसलिए इसका टेबल एक छोटा सा मैं बना देता हूं पहले। इस क्वेश्चन को मैंने इस टाइप में बना लिया है और डिस्क्रिमिनेंट मीन्स मैं b² - 4ac लिया है। अब b² मीन्स 10 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 10 है और वो भी प्लस वाला, 10 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स यहाँ पर 1 है, इंटू c मीन्स क्या है -7, ठीक है। 10 का स्क्वायर है 100 माइनस 7 4 जार 28 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 28 यानी कि इसका आंसर आया 128। फिर से b² - 4ac, b² मीन्स -5 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 2 इंटू c मीन्स 7, 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 7 4 2 जार 8, 8 7 जार 56, ठीक है। 25 में से 56 अगर आप माइनस करते हो -31। उसके बाद है b² - 4ac थर्ड के लिए, और वो है -4 का स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स 1 और c मीन्स 4, -4 का स्क्वायर 16 -4 4 जार 16, 16 - 16 0। देखो स्टूडेंट, b² - 4ac की वैल्यू आ चुकी है +128 है, और जब b² - 4ac ये ग्रेटर देन 0 रहता है, उसके रूट्स रहते हैं रियल एंड अनइक्वल। मिल गया एक मार्क। b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0 आई है, इसलिए नॉट रियल, मिल गया एक मार्क। और b² - 4ac अगर इक्वल टू 0 रहा तो रियल एंड इक्वल, ये उसकी रूट्स का नेचर रहता है, तो ये एक मार्क। ऐसे करके 3 मार्क्स के लिए आपको ये सॉल्व भी करना होगा और ये लिखना भी होगा, तो ऐसे करके 3 मार्क्स देकर है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेंगे। एज डिड्यूस फ्रॉम सर्वे, क्लासिफिकेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स इज शोन, इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन ऑल फील्ड आर 18,000 देन आंसर द फॉलोइंग। ये पाई चार्ट हमको देकर है, उसमें पूरे जो वर्कर्स है वो 18,000 अगर हो गए तो फिर वर्कर्स जो प्रोडक्शन सेक्शन में सेक्टर में है वो कितने वर्कर्स है, ये हमको पूछा गया है। तो देखो स्टूडेंट, प्रोडक्शन में कितने होंगे, प्रोडक्शन में 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री किसके है, पूरे सर्कल के, यानी पूरे 360 के। 90 डिग्री किसके हैं, 360 के। तो टोटल वर्कर्स के कितने, यानी कि 18,000 के कितने, मल्टीप्लाई बाय 18,000। 9 1 जार 9, 9 4 जार 36, फिर 4 1 जार 4, 4 जार 16, 2 बचे, 4 5 जार 20 और ये 2 0, यानी कि 4,500 वर्कर्स ये प्रोडक्शन में है। एक मार्क्स आपने कमा लिए हैं। हाउ मेनी स्किल्ड वर्कर्स आर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में 24 डिग्री है ये,
सो एग्रीकल्चर में देखेंगे हम, एग्रीकल्चर जिसमें 24 डिग्री है जो कि है पूरे 360 के, तो फिर 18,000 वर्कर्स में से कितने, सो फिर से 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 0 0 कट कर देंगे हम। उसके बाद में 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, 600 इंटू 2 यानी 1200 वर्कर्स। ये जो है ये पूरे वर्कर्स किस में है, एग्रीकल्चर में। और थर्ड है कंस्ट्रक्शन में कितने वर्कर्स, तो कंस्ट्रक्शन में 72 डिग्री है, सो 72 डिग्री किसका है, पूरा 360 का, तो फिर 18,000 में से कितने, सो फिर से 9 8 जार 72, 9 4 जार 36, फिर ये 0 0 कट कर देंगे हम यहीं पर, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 18 2 जार 36, यानी 3600 वर्कर्स जो है वो कंस्ट्रक्शन में बिजी है, यानी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं। देखो स्टूडेंट, इस तरह से उसको सॉल्व करना था, ज़्यादा कुछ हार्ड और फास्ट तो नहीं हुआ। आपको मैंने बाकी के जितने भी प्रैक्टिस सेट प्रॉब्लम सेट है वो तो हमारे खत्म हो गए, इसलिए ये आपको आप समझना ही चाहिए। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट, और एक सब क्वेश्चन थे छोटे छोटे, उसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन वेटेज रखता है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड बी देखेंगे हम, जो खुद भी 3 मार्क्स का ही है और यूनिट 2 है 6 मार्क के लिए। कोई भी 2 सॉल्व करो, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? 4 से डिवाइड होने वाले कौन से 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ये हमको पूछे गए। तो स्टूडेंट इसके लिए हम लिखते तो बैठ नहीं सकते कि कितने 4 से डिवाइड होने वाले, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टूडेंट देखो, फर्स्ट 3 डिजिट जो होगा वो मेरे ख्याल से 100 होना चाहिए, क्योंकि 100 को 4 से डिवाइड हो जाता है, 25 उसका आंसर आएगा। सो हेंस 100 है। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, 104, तीसरा 108, फिर 112, और फिर जो लास्ट है ना स्टूडेंट, वो लास्ट नंबर है 3 डिजिट 999, बट इसको कोई डिवाइड तो होता नहीं, 998 भी नहीं, 997 भी नहीं, 996 ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड होता है। आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब मेरा प्लान था आपको सब बताने का, बट ऑलरेडी 36 मिनट के आसपास वीडियो हो गया, तो इसलिए यहाँ पे मैं लास्ट टर्म लिखता हूँ 996। अब इसके बीच में कितने नंबर है वो है हमारा मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें मिलती है कि T1 जिसको हम A भी कहते हैं वो मिल गया 100, डिफरेंस है T2 माइनस T1 जो कि है 104 माइनस 100 जो कि आएगा 4 का डिफरेंस है, और Tn nth टर्म मिली है हमको 996। ठीक है, अब हमको सिर्फ नंबर्स कितने हैं वो पूछा गया है, यानी कि n पूछा गया है। सो नाउ n इज इक्वल्स टू, हमको पता नहीं, सो हमको एक फॉर्मूला तो भी पता है कि Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब वैल्यूज पुट आउट करो, आंसर मिल जाएगा। सो Tn कितना है 996 इज इक्वल्स टू a कितना है 100 प्लस n माइनस 1 नहीं पता, और d कितना है 4। सो 996, ये 100 इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4n, ये -4, ये -4 भी इधर जाने के बाद प्लस कर देंगे हम। सो 996 में से अगर आप 100 माइनस करते हो तो 896, ये -4 इधर जाने के बाद +4 इज इक्वल्स टू 4n। सो 896 + 4 900 इज इक्वल्स टू n, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाने के बाद डिवाइड, और 900 से अगर आप 4 को डिवाइड करते हो सो हेंस n इज इक्वल्स टू 225 मिलेगा, और वही हमको आंसर चाहिए था। सो 225 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर ये 225 है टोटल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको 5 का मिलेगा। 5 के लिए हमारे प्रैक्टिस सेट्स में है, अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है, 2-3 क्वेश्चन इसमें थोड़े से चेंज किए हैं स्लाइटली, और वो चेंज किए हुए क्वेश्चन ही थोड़े चैलेंजिंग होते हैं, ये बात आप याद रखो। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब इस
टाइम पर हमको ग्राफ निकालना ही पड़ेगा। देखो ग्राफिकली वर्ड जहां पर आया है वहां पर हमको सॉल्व करना ही होता है। सो इसके लिए हमको थोड़ा टेबल बनाना पड़ेगा, जो कि मैंने थोड़ा बहुत वर्क कर रख लिया है। इस इक्वेशन को हम इस तरह से बना लेंगे कि जो हमको सॉल्व करने के लिए इजी जाए। सो हम यहाँ पर सिर्फ x ही रखेंगे और बाकी के सब लेकर जाएंगे उधर। सो 3x इज इक्वल्स टू, ये -2 इधर जाने के बाद +2, ये -y इधर जाने के बाद +y, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आई, 2 + y/3। ओके, आ रहा है समझ में। अब हमको y की वैल्यू ऐसी पुट आउट करनी है और ज्यादा से ज्यादा बड़ी नहीं, एक तो बहुत से बहुत +6 और -6 के बीच में ही आना चाहिए। ये बात याद रखो, क्योंकि ग्राफ ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये उसके पीछे का रीजन रहता है। अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं यहां पर, तो 2 + 1 3 और 3/3 1। सो इसलिए y की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, 1। सो 1 1 ये हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। उसके बाद अब y की वैल्यू हम ऐसे रखेंगे कि जैसे 3 से डिवाइड हो जैसी। तो 4 अगर रखा हो मैं, तो 4 + 2 6 और 3 2 6 होंगे, है ना। देखो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है। y के जगह पर मैं 4 रख रहा हूं, 4 + 2 6 और 6/3 2। सो जब y की वैल्यू मैंने 6 रखी तो x की वैल्यू क्या आई, 2। सो 2 4 ये हमारा आंसर होना चाहिए। और जब y की वैल्यू मैं, अब देखो अब 4 रखा, अब इसके बाद 6 7 रखना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं y की वैल्यू -2 अगर रखूँ, तो मैं अगर -2 रखूँ तो 2 - 2 0, और 0 से कोई भी नंबर अगर आप डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। सो हेंस -2 जब मैं y की वैल्यू रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 0। सो 0 - 2 ये फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं, वही हमको ड्रॉ करना है। और इसके साथ ही दूसरा भी क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व करना है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे कि ये 8 है, ये +y इधर जाने के बाद -y, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है इधर जाने के बाद डिवाइड। सो x की वैल्यू क्या आई, 8 - y/2। अब फिर से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे, 8 - 2 4 सॉरी 6 और 2 3 6। सो जब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 2, तो 2 3 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। सो 3 2 ये कोऑर्डिनेट है। फिर मैं y की वैल्यू रख के देखता हूँ 4। सो 8 में से 4 अगर माइनस करें तो 2 और 2 1 2, सॉरी 4 और 2 2 4। सो जब मैं y की वैल्यू रख रहा हूँ 4 तो x की वैल्यू आ रही है 2। सो 2 4, और मैं अब y की वैल्यू 6 रख के देखूंगा, 8 - 6 2 और 2 1 2। सो जब मैं y की वैल्यू 6 रखी है तो x की वैल्यू 1 आ रही है। सो 1 6 ये मेरा कोऑर्डिनेट मिलता है दूसरे लाइन के यानी ग्राफ के लिए। ओके, तो होप करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब ये कोऑर्डिनेट हमको पहले इक्वेशन में बताना है। कोऑर्डिनेट बताने के लिए आपको ग्राफ पेपर चाहिए, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा एग्जाम में। तो ये है हमारा ग्राफ पेपर। मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। x एक्सिस मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव के साइड पर लिया है, क्योंकि मेरे आंसर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ही आए हैं। निगेटिव सिर्फ एक -2 ही आया है, वो भी y एक्सिस पर है। ये बात ध्यान में रखना है, इसलिए मैंने इस टाइप में ग्राफ बनाया है पेपर। तो 0 लिया है मैंने, और हर जगह पर 1 यूनिट लिया है, इसलिए मैंने स्केल लिखा हुआ है कि ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ग्राफ पेपर पर हर जगह पर पेंसिल ही यूज करनी चाहिए। ओके, सो पहला हमारा क्वेश्चन है या कोऑर्डिनेट है 1 1। देखो 1 1, सो ये 1 और ये 1, इसका कोऑर्डिनेट लिख देता हूं मैं 1 1। ओके, इसके बाद में 2 4, सो ये 2 और ये y एक्सिस पर 4। पहला जो कोऑर्डिनेट रहता है वो x एक्सिस का रहता है, दूसरा y एक्सिस का। सो 2 4, और तीसरा कोऑर्डिनेट है 0 - 2, तो ये है 0 x एक्सिस पर और -2 है y एक्सिस पर, तो 0 - 2। अब इसका ग्राफ हमको निकल गया, 3 पॉइंट मिल गए, तीनों पॉइंट ज्वाइन करो तो आप धीरे धीरे आंसर के करीब आते जाओगे। ये एक लाइन निकली, इसलिए तो इसको
लीनियर इक्वेशन भी कहा जाता है। और ये लाइन जो आई है, ये लाइन किसकी आई है, इस इक्वेशन की 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसकी वो लाइन मिलती है। अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 2 कोऑर्डिनेट है, सो 3 2, ये है 3 2 2 4, ये है 2, ये है 4, देखो ऑलरेडी वहीं पर है। 1 6, सो ये 1 और ये चले हम 6 तक, ये है 1 6, और अब ऐसी लाइन मिल रही है। चलो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं हम। तो इस लाइन कौन से इक्वेशन पर मिली है लाइन, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये हमारा इक्वेशन है। तो देखो स्टूडेंट, इस टाइप से हमने सॉल्व किया। अब वीडियो में कभी कभी दिखेगा ही, इसका भरोसा नहीं है, तो भी मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा लाइट मैं डिम कर लेता हूँ कि आपको दिखने पाए, इसलिए मैं स्टूडेंट पेन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि पेंसिल से दिखता नहीं है। अब ये जो दोनों लाइन्स है ये कहाँ पर मिल रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पर मिल रहे हैं, x इज इक्वल्स टू 2 पर, और y इज इक्वल्स टू कहाँ मिल रहे हैं, 4 पर। सो y इज इक्वल्स टू 4 पर, हेंस उनका जॉइंट जो है x y, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 2 4, ये भी हमको लिखना होता है। तो ये भी हमने लिख लिए, जो कि हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि मार्क्स यानी कि कंफर्म हो जाए कि आउट ऑफ मार्क मिलेंगे इस क्वेश्चन के। तो स्टूडेंट ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, जिसमें हमको इसको सॉल्व भी करना था, और ये सॉल्व किया हुआ बता रहा हूँ मैं, और साथ में ही ये ग्राफ जैसे हमने निकाला है उस टाइप से बता भी रहा हूँ मैं। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 3b का ही थर्ड क्वेश्चन है कि अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म विद डिजिट 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। ये खास बात है कि रिपीटेशन इसमें नहीं हो रहा है और 2 डिजिट नंबर इससे फॉर्म हो रहे हैं। What is the probability that the numbers form? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे, सैंपल स्पेस लिखने के बाद ही हम आगे की कुछ प्लानिंग बना सकते हैं। तो सैंपल स्पेस के लिए सैंपल स्पेस, जिसको एस भी कहा जाता है, सैंपल स्पेस में क्या होगा कि 2 डिजिट नंबर ही बन रहे हैं और रिपीटेशन नहीं है, इसलिए पहला नंबर 2 हो सकता है, तो दूसरा नंबर 2 नहीं होगा क्योंकि रिपीट हो रहा है। तो 3 यानी 23, फिर 25, फिर 27 और 29, ये 4 नंबर मिलते हैं हमको। उसके बाद 3 को लेकर यानी टेंस प्लेस में 3, तो फिर 32, फिर 33 नहीं जमेगा, 35, 37, 39, ठीक है। उसके बाद 5 लेंगे, 52, 53, 57, 59, क्योंकि 55 तो नहीं चलेगा, सो 52, 53, 57, 59, और फिर 9 को लेंगे हम 92, 93, 95, 97, क्योंकि 9 को हम टेंस प्लेस पे ले रहे हैं। सो 92, 93, 95 और 97 ये नंबर हमको मिलते हैं। तो ये है हमारे सैंपल स्पेस, और ये सैंपल स्पेस कितने हैं उसको बोला जाता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो हेंस नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4, 8, 12, 16 है। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको कितने मिलते हैं 16। ओके, बट एक प्रॉब्लम आ गई है, हमने 7 का तो लिया ही नहीं, डायरेक्ट 9 का ही लिया 5 के बाद, तो 7 का भूल गए हम। सो 72, 73, 75 और 79, सॉरी, तो ये 16 + 4 20, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमको कितने मिलते हैं 20। ओके, अब हम आते हैं हमारे इवेंट पर। इवेंट पहला है एन ऑड नंबर। देखो एन ऑड नंबर, वो नंबर ऑड नंबर होना चाहिए, तो हम इवेंट ए लिखेंगे ऑड नंबर का। और ऑड नंबर मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। सो 2 से डिवाइड नहीं होने वाले हैं, ऊपर के चारों भी है। 23, 25, 27, 29, 32 इवन है, 35, 37, 39, फिर 52 इवन है, 53, 57, 59, फिर 92 इवन है,
93, 95, 97 और फिर है 72 इवन, सो 73, 75 और 79 इतने नंबर मिलते हैं, जो कि है नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 नंबर ऐसे हैं जो इसमें इस कंडीशन में ऑड है। ओके, अब इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सो 16 है नंबर ऑफ इवेंट और 20 है सैंपल स्पेस, सो 4 से डिवाइड होता है, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, सो 4/5 इतनी प्रोबेबिलिटी आई है फर्स्ट इवेंट की। सेकंड इवेंट है अ मल्टीपल ऑफ 5 का मल्टीपल क्या हो सकता है, सो वो रहेगा हमारा बी मल्टीपल ऑफ 5 और 5 के मल्टीपल ढूंढो 25, 35, 75 और 95, 75 और 95। तो नंबर ऑफ इवेंट बी कितने मिले 1 2 3 4 इवेंट ही मिले, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी कितनी रहेगी नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो 4/20, सो 1/5 इसका आंसर आएगा, 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। सो स्टूडेंट ये तो 3 मार्क्स के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। वो ग्राफिकल मेथड में तो भी ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस एक ही फॉर्मूला Na/NS NB/NS तो वो हो ही जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट क्वेश्चन 3B के 3 क्वेश्चन हमने खत्म कर लिए और फोर्थ जो कि लास्ट क्वेश्चन है 3B का कि अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर को मिल्क सेल किया गया है। टेबल दिखा रहा है कि मिल्क कितने लीटर सेल किया गया है और कितने कस्टमर को, फाइंड द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड। तो ये बहुत ही इजी है, डायरेक्ट मेथड बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम। सो इसको सॉल्व करने के लिए टेबल बना लिया है मैंने कि क्लास देकर था, फ्रीक्वेंसी देकर है, क्लास मार्क और FI ये देकर नहीं है। मैं इसके पहले भी बहुत से वीडियो बना चुका हूँ कि क्लास मार्क मतलब क्या है, उसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 या तो दोनों के बीच में का कोई नंबर मीन्स दोनों के बीच में का ही नंबर, सॉरी कोई नंबर बोला मैंने। तो 1 और 2 के बीच में क्या चाहिए 1.5 होगा सेंटर में, या तो फिर 2 + 1 3, 3/2 1.5। ठीक है, इसको भी ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता मैं। 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, 4 और 5 के बीच में 4.5 और 5 और 6 के बीच में 5.5। ये हो गया हमारा क्लास मार्क। और क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो यहाँ पर 4th टेबल में आएगा, 4th कॉलम में हमारे। सो 17 × 1.5 25.5, 13 × 2.5 32.5, फिर 10 × 3.5 35.0, 31.5 और 16.5। और इनकी प्लस करो, 5 + 5 10, 10 + 10 20, 0 आया, 2 कैरी, 5 + 2 7, 8 9 10, 10 + 6 16, 16 + 5 16 + 5 21, सो 2 कैरी, 2 + 2 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 141.0 यानी कि 141 ये आया समेशन ऑफ FI/XI। ये सबकी समेशन, और समेशन ऑफ FI कितना आया 7 + 3 10, 7 + 3 10, 10 + 10 20, 2 कैरी, 2 + 3 5। ये जैसे वैसे ही 50 कस्टमर ही बोले थे, तो समेशन FI 50 आना ही चाहिए। और मीन फाइंड आउट करने के लिए हमको ऑलरेडी फॉर्मूला पता है कि मीन, जिसको x बार भी कहा जाता है, इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ XI FI अपॉन समेशन ऑफ FI। समेशन ऑफ XI FI कितना है 141 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI 50। अगर इसको सॉल्व करते हो तो 2.82 ये हमारा आंसर आएगा, जो कि हमारा आंसर खत्म हो भी गया। तो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, और खास बात है कि ये एक ही फ्रेम में बढ़ जा रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके साथ ही क्वेश्चन 4 चालू होता है हमारा। क्वेश्चन 4 में स्टूडेंट सॉल्व एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें के कोई भी 2 सॉल्व करो, और 8 मार्क्स के लिए, यानी कि क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। उसमें फर्स्ट है व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन, सो इट बिकम, यहाँ पर इट चाहिए था, एक प्रिंट मिस्टेक है इसमें, इट बिकम्स 1/2
अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 प्लस करे तो 1/2 बन जाता है, और अगर 1 सब्सट्रैक्ट करे तो वो 1/3 बन जाता है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पता करना है। सो लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। सपोज न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, सो हेंस दैट फ्रैक्शन विल बी, वो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। और अगर वो x अपॉन y हो रहा होगा तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे कंडीशन दी गई है, सो हेंस फ्रॉम गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के हिसाब से न्यूमरेटर में एक प्लस करो और डिनोमिनेटर में एक प्लस करो, तो वो बन जाएगा 1/2। ओके, सो इसको पहले सॉल्व करते हैं और दूसरी कंडीशन करेंगे हम। सो 2 × x 2x प्लस 2 × 1 2, और 1 को कोई भी मल्टीप्लाई करो y प्लस 1 ही आएगा। सो हेंस 2x, ये प्लस y इधर जाने के बाद माइनस y, और इक्वल टू यहाँ पर 1 बचा और ये प्लस 2 इधर जाने के बाद -2। सो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1 - 2 -1। तो ये हुए हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और फ्रॉम सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी है कि न्यूमरेटर में से एक माइनस करो और डिनोमिनेटर में से एक माइनस करो, तब वो फ्रैक्शन बन जाएगा 1/3। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। 3 × x 3x माइनस 3 1 जार 3 इज इक्वल्स टू y -1 ही रहेगा। इधर ये डिनोमिनेटर इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो गया। सो 3x, ये प्लस y इधर जाने के बाद माइनस y इज इक्वल्स टू -1 बचा यहाँ पर, और -3 इधर जाने के बाद +3। सो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 - 1 2। ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब इसको यहाँ तक आप देख लो एक बार, मैं इधर सॉल्व करने वाला हूँ इधर की जगह पर। ठीक है, सो सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर रहे हैं हम। सो 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 2, 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -1। माइनस कर रहे हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। 3x माइनस 2x, x प्लस y माइनस y कैंसिल, और 2 + 1 3, x की वैल्यू आ गई 3। सो ये पुट करेंगे हम, पुट इन इक्वेशन 2 रख देंगे। सो सेकंड इक्वेशन ये था। सो 2x माइनस y इज इक्वल्स टू -1, 2 × 3 माइनस y इज इक्वल्स टू -1, 3 2 जार 6, ये 6 इधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। सो -y इज इक्वल्स टू -1 - 6, -y इज इक्वल्स टू -7, हेंस y इज इक्वल्स टू 7। सो y की वैल्यू 7 आ गई और हमारा आंसर भी हमको मिल गया है। सो दैट हेंस दैट फ्रैक्शन इज, वो फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/7। वो फ्रैक्शन 3/7 बन रहा है, क्योंकि x अपॉन y हमने वो फ्रैक्शन लिया था। देखो स्टूडेंट, यहाँ से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया था, अब धीरे धीरे मैं ऊपर लूंगा और यहाँ पर वो क्वेश्चन खत्म हुआ। इसके साथ ही क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड 4 consecutive terms in an AP such that the sum of the middle two terms is 18 and product of the two end terms is 45। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड यह क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर में हमको 2 कंडीशन दी गई है। पहले तो हम क्या करेंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम कंसीडर करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट दैट 4 टर्म्स बी, सपोज वो 4 टर्म्स कौन से पता है क्या, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d, ये 4 टर्म्स हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंस पे ही पूरा खेल है ना। अब पहली कंडीशन क्या कहती है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ मिडल टू टर्म्स इज 18, और मिडल टू टर्म्स कौन से है, ये। सो a प्लस d इज इक्वल्स टू 18 है। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, ट्वाइस a कर देंगे हम, a प्लस a मीन्स ट्वाइस a प्लस d इज इक्वल्स टू 18, ट्वाइस a इज इक्वल्स टू 18 माइनस d, सो a इज इक्वल्स टू 18 माइनस d बाय 2।
है ना, ए की वैल्यू मिल गई हमको 18 माइनस डी बाई 2। इसको फिर से थोड़ा बहुत सॉल्व कर भी दिए तो वो भी आ सकता है। और वो कैसे आ सकता है, a इज इक्वल्स टू 18/2 9 और d बाई 2 मीन्स d बाई 2 ही रखेंगे, इसको हम 1 वैल्यू दे देंगे क्योंकि ये हमको काम में आने वाली है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन यानी सेकंड कंडीशन क्या कहती थी कि प्रोडक्ट ऑफ टू एंड टर्म्स इज 45, ये है उसके एंड टर्म्स। सो फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि इनका प्रोडक्ट यानी कि a माइनस डी और a प्लस 2d इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 45 का है। ठीक है, अब ये जो a की वैल्यू है अगर हम यहाँ पर पुट करें तो हम धीरे धीरे आंसर के पास आ जाएंगे। सो पुट a इज इक्वल्स टू 9 माइनस डी बाई 2 इन इक्वेशन 2, ये सेकंड इक्वेशन में रखो। सो हेंस 9 माइनस डी बाई 2 यानी कि देखो a माइनस डी, फिर a की वैल्यू फिर से है 9 माइनस डी बाई 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 45। अब -1 सीधी सीधी बात, तो ये क्या आएगा 3/2। सो हेंस 9 माइनस 3d बाई 2 और ये आएगा 9 प्लस 2 माइनस हाफ, सो प्लस 3d बाय 2 इज इक्वल्स टू 45। और ये है a माइनस बी, इसको a कंसिडर करो, इसको b, a माइनस बी, a प्लस बी का क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो इसका रीज़न लिखेंगे हम a प्लस बी और a माइनस बी इनका प्रोडक्ट क्या होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक्सपांशन का यूज़ किया है हमने। सो इज इक्वल्स टू 45, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 45, माइनस 9 बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 और ये माइनस 81 हो गया इधर जाने के बाद। सो 41 माइनस 81 हो गया। सो हेंस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 में से अगर आप 1 माइनस करते हैं तो वो बचेगा 36, ये 4 इधर मल्टीप्लाई और ये 9 इधर डिवाइड में। ओके, सो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू देखो ये माइनस 36 आता था। सो 9 4 जार 36 माइनस 16 माइनस माइनस कैंसिल हो गए। सो d इज इक्वल्स टू √16 मीन्स 4, यानी डिफरेंस आ गया 4 का। और अब ये जो डिफरेंस आया ये वैल्यू पुट आउट करो, आपका जो टर्म्स है मिल गए। हेंस दैट 4 टर्म्स आर a माइनस डी, a प्लस डी और फिर है a प्लस 2d। ठीक है, अब a की वैल्यू तो पता नहीं है, तो a की वैल्यू क्या है 9 माइनस डी बाई 2। सो पुट d इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1 में रखो। सो a इज इक्वल्स टू 9 माइनस डी बाई 2 है, 9 माइनस डी मतलब 4/2, 2 2 जार 4, हेंस a इज इक्वल्स टू 7। a की वैल्यू 7 आ गई, तो चलो रखो आप 7 माइनस 4, 7 प्लस 4 और 7 प्लस 2 इंटू 4, 7 माइनस 4 कितने होंगे 3, फिर ये 7 प्लस 4 11 और 7 प्लस 4 2 जार 8 15, 3 7 11 15 वो ये टर्म्स हमको मिलते हैं। ओके, देखो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है तो थोड़ा बड़ा और एक हिसाब से सॉल्व करने के लिए ऐसा अगर इजी क्वेश्चन होंगे तो वो सॉल्व करोगे तो आप बहुत ही अच्छी बात है, पर ज़्यादा कोई ऐसा ये नहीं है। आपको सिर्फ टर्म्स अगर पता चल गए तो कंडीशन में वैल्यू ही रखना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है इसमें, तो फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किया था मैंने, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, फिर मैं अब पेज नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, ये आया सेकंड कंडीशन पर। उसके बाद थर्ड और लास्ट कंडीशन यानी कि हमारा सॉल्यूशन, ये है हमारा सॉल्यूशन। देखो स्टूडेंट इस टाइप से हमने क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। इसके साथ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम कि द स्कोर्स सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास टेस्ट ऑफ मराठी आर एज फॉलोस। कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किया है वो टेबल देकर
प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द डाटा विथ क्लासेस देकर है, इसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करना है और इसका हिस्टोग्राम भी ड्रॉ करना है। स्टूडेंट अगर ओरिजिनली देखा जाए तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ये 1 मार्क्स का बढ़ा दिया है उन्होंने, यानी हमको टेली मार्क्स का यहाँ पर यूज करना है, ये बात याद रखो, और इसलिए 1 मार्क बढ़ा, नहीं तो ये 3 मार्क्स का वेटेज ये क्वेश्चन रखता है और ये क्वेश्चन आपको कहीं पर देखने नहीं मिलेगा। ये कोई भी प्रैक्टिस सेट या प्रॉब्लम सेट में सॉल्व एग्जाम्पल में नहीं है, सिर्फ एक कॉलम बढ़ गया, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जैसे ही हिस्टोग्राम के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन का यूज यहाँ पर करना है। वैसे तो स्टूडेंट हिस्टोग्राम निकालने के लिए सिर्फ हमको क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। क्लास अगर कंटिन्यूस नहीं है तो कंटिन्यूस क्लास का टेबल बढ़ जाता है, पर यहाँ पर हमको डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी देकर नहीं है, तो बल्कि उसके जगह पर क्या देकर है, उसके टैली मार्क्स के लिए डाटा देकर है, हमको टैली मार्क्स का एक कॉलम यहाँ पर बढ़ाना ही होगा। तो स्टूडेंट मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, अब ये थोड़ा सा टेबल बड़ा हो गया है क्योंकि अब इसका इलाज तो नहीं है अपने पास। तो क्लास मैं पहले लिख लेता हूँ 11 20 21 30, तो फिर 31 40 41 50 51 60 61 70 और 71 80, ये क्लास तो देकर ही होंगे क्योंकि ये 2 देकर थे, उसके हिसाब से हमने बनाया। अब स्टूडेंट ये क्लास कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, इसलिए हमको इसको कंटिन्यूअस क्लास में करना पड़ेगा कन्वर्ट। उसके पहले मैंने जो टैली मार्क्स का ये कॉलम बनाया है ना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा ही। सो 41 ये कौन से कॉलम में आएगा, ये 41 के कॉलम में, 48 भी उसी कॉलम में, फिर 46 भी उसी कॉलम में, 31 आएगा ऊपर, 46 ये है 41 के कॉलम में, 25 ये आएगा 21 to 30 के कॉलम में। इस टाइप से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ वीडियो का लेंथ बचाने के लिए। तो ये मैंने बना लिया है, ये इतनी ही है और इसका ये है फ्रीक्वेंसी हमारी। तो 3 4 5 + 4 9 5 5 5 5 20 5 5 10 10 + 3 13 5 और 2, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ये उन्होंने डायरेक्ट दिए थे नहीं। अब हमारा मैक्सिमम टॉपिक तो कवर हो गया, सिर्फ कंटिन्यूस क्लास नहीं देकर है, और हिस्टोग्राम में कंटिन्यूस क्लास होना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको कंटिन्यूस क्लास बनाएंगे। 11 से लेकर इसमें 0.5 माइनस लोअर लिमिट में और अपर लिमिट में 0.5 प्लस, सो 10.5, सो 20.5, 20.5 से लेकर 30.5, 30.5 से 40.5, 40.5 से 50.5, 50.5 से 60.5, 60.5 से लेकर 70.5, 70.5 से लेकर 80.5। और क्लास मार्क मीन्स इनके बीच में का डिफरेंस, यानी कि बीच में का डिफरेंस मतलब इनके बीच में कौन सा नंबर होगा। सो 10.5 और 20.5 के बीच में है 15.5, ठीक है। उसके बाद 20 और 0.5 और 30.5 के बीच में 25.5, ऐसे ही 35.5, 45.5, 55.5, 65.5 और 75.5। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट में हम पहले क्लास मार्क लेते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी। सो 15.53, 25.54, 35.59, 45.5, 20, 55.5, 13, 65.55 और 75.52, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं और यही कोऑर्डिनेट्स का काम हमको हिस्टोग्राम में आने वाला है। तो स्टूडेंट ये जो कॉलम है बस वो 1 मार्क के लिए बढ़ा दिया है, ऐसा ही समझो। अब स्टूडेंट हिस्टोग्राम के लिए हम एक्स एक्सिस पर क्लास मार्क लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं। सो उसका छोटा सा मैंने डेमो यहाँ पर बनाया हुआ है, स्केल लिख दिया है मैंने, बट इसका स्केल यहाँ पर एक्चुअल नहीं लिखा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इनका जॉइंट भी दिखाया है मैंने 0 से। अब टाइम आया है क्लासेस लिखने का, तो क्लास हम कंटिन्यूस क्लास का ही यूज़ करेंगे। सो 10.5 से वो स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे 10.5, फिर यहाँ पर आएगा 20.5, ठीक है। इसी तरह से 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 70.5 और 80.5।
90.5 और यहाँ पर 90.5 भी ले लेते हैं क्योंकि हिस्टोग्राम में हमको ज्वाइन करना होता ही है लास्ट में, वो तो आपने देखा भी होगा मेरे वीडियोस में। और ये सब क्या था, ये हमारे जो क्लासेस थे वो है मार्क्स ऑब्टेन्ड और कितने कितने का फ़र्क है, 10 का फ़र्क है, इसलिए हम यहाँ पर देंगे ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स, क्योंकि मार्क्स की बात चल रही है। ठीक है, अब 10.5 में से अगर 10 माइनस किया तो 0.5 आएगा, बट यहाँ पर 0 है इसलिए यहाँ पर क्रिंक मार्क चाहिए ही, इसलिए क्रिंक मार्क भी दे दिया। और y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी आती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 है, इसलिए 20 मतलब 2 का स्केल अगर लिया तो 10 लाइन बहुत ही होगा, सफिशियंट हो गया। ठीक है, तो 2 का लेंगे हम। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये है 20, यानी कि 20 का स्केल सफिशियंट है। अब पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 15.53, सो ये है 15.5 और ये है 2 और 4 के बीच में 3, 15.53, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिख देता हूँ मैं। 25.54, ये है 25.5, ये है 4, सो 25.54, 35.59, ये है 35.5, ये है 8 और ये है 9, 35.5, 9, 45.5, 20, वो भाई 45.5 ये चला 20 एंड पर, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो 45.5, 20, उसके बाद 55.5, 13, सो 13 स्टूडेंट है 55.5 के बीच में, ये आए 8, 10, 12 और ये है 13। ठीक है, सो 55.5, 13 और 65.5 में 5 ही है सिर्फ, सो 65.5 में ये है 5 और लास्ट है 75.5 में 2, सो 75.5 और इसमें सिर्फ 2 ही स्टूडेंट है, सो 75.5 जिसमें 2 स्टूडेंट है। तो ये था हमारा हिस्टोग्राम। अब इसको ज्वाइन करना होता है और हमारा आंसर खत्म। तो इसको 0 से ही ज्वाइन करूँगा मैं पहले, फिर इधर, फिर ये, और लास्ट में भी कोई 0 को ही दे देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा माउंट एवरेस्ट, है ना, माउंट एवरेस्ट के जैसा ही तो है। तो देखो यहाँ से मैंने सॉल्व किया था। फिर से क्वेश्चन 4 का थर्ड तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन 5 के 2 ही क्वेश्चन बचे। वीडियो तो बहुत ही बड़ी हो गई, शायद मुझे 2 पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा ऐसा लग रहा है, पर देखेंगे फिर भी। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स के लिए है, कोई भी एक, यानी 3 मार्क्स के वेटेज रखते हैं ये क्वेश्चन। द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 50:7, फाइंड द नंबर। सो लेट दैट नंबर बी x, लेट दैट नंबर इज x। सपोज वो नंबर x है तो उसका सम, नहीं तो लिखता हूँ ना, फ्रॉम गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के हिसाब से वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल, इसकी एडिशन आ रही है 50/7। सो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 50/7। उसके बाद में देखो स्टूडेंट, ऐसा भी अगर देखा ना आपने तो आंसर यहीं पर सॉल्व हो गया। देखो न्यूमरेटर जो है ना वो देकर है 50 और डिनोमिनेटर देकर है 7, इसका आंसर 7 ही आने वाला है। तो ये मैं जब इसका सॉल्यूशन वगैरह निकाल रहा था तो तभी सोच लिया था, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये न्यूमरेटर की इतनी है और ये जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की इतनी है, तो ये x की वैल्यू 7 ही है, यहाँ पर ही खत्म हो गया। पर अगर आप डायरेक्ट ऐसा आंसर लिखोगे तो आपको ये 3 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, इसलिए इसको सॉल्व करना ही है। सो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x² प्लस 7 1 जार 7
इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स 50x, इसको इधर लेकर चलो 7x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया हमारा इक्वेशन और फैक्टराइजेशन मेथड से हमने अभी भी सॉल्व किया था। तो 7 7 जार 49, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 49 आए बट एडिशन या सब्सट्रैक्शन बोलो -50 आए। सो 49 1 जार 49 होता है और 49 प्लस 1 50 होता है। -49 माइनस 1 50 हो जाएगा और -49 माइनस 1 मल्टीप्लाई करें तो 49 प्लस आंसर आ ही जाएगा। सो हेंस 7x स्क्वायर माइनस 49x माइनस x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। दो ग्रुप गिरा दो, 7x बाहर निकल गए, x माइनस 7 माइनस 1 बाहर निकला, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और 7x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -1 इधर जाने के बाद +1, 7 मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद डिवाइड। सो 7 या तो 1/7 उसका आंसर है बट 1/7 ये नेचुरल नंबर नहीं है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि नेचुरल नंबर की बात चल रही है बट 1/7 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, हेंस x इज इक्वल्स टू 7 इज दैट नंबर। वो नंबर क्या है 7, देखो है पहले ही बोला था मैंने बट जाने दो क्योंकि आप वो शॉर्ट ट्रिक्स जब आपको जॉब वगैरह के लिए एग्जाम्स सॉल्व करने होंगे, एग्जाम्स देने पड़ेंगे जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहते हैं, उसमें वो शॉर्ट ट्रिक्स काम में आते हैं। और शॉर्ट ट्रिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाना स्टार्ट कर भी दिया हूँ और मैं बनाते रहता हूँ बीच बीच में। ऐसे ही नहीं कि 10th तक ही मेरा साथ है, मैं आपके साथ एग्ज़ाम तक ही हूँ, वो फिर कौन सी भी एग्ज़ाम रहो। सो क्वेश्चन 5th का लास्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 1.5 घंटा हो रहा है और मैं ब्रेक भी नहीं ले रहा हूँ बीच में, ये भी एक खास बात है। उसमें क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए है, ऑल द फेस कार्ड्स ऑफ हार्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक। हार्ट जो कि रेड कलर का होता है और हार्ट के शेप का ही रहेगा, वो रिमूव कर दिए, 13 कार्ड रहते हैं वो और पूरा पैक 52 कार्ड्स का रहता है, उसमें से निकाल दिए और शफल कर दिए। तो कार्ड जो ड्रॉन किया है उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, 3 कंडीशन है, रेड फेस कार्ड, क्वीन और ब्लैक कार्ड। सो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालेंगे। सो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हमारा बनता है, पूरे पैक है 52 का और उसमें से 13 हार्ट के निकाल दिए, इसलिए 39 कार्ड का जो पैक है वो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। अब इवेंट ए है, इवेंट ए क्या है, रेड फेस कार्ड, ठीक है। अब रेड फेस कार्ड कितने होंगे, नंबर ऑफ इवेंट ए, जैक, क्वीन और किंग 3 ही फेस कार्ड है जो कि रेड कलर के होंगे, क्योंकि बाकी जो वो भी कौन से होंगे, डायमंड शेप। हार्ट वाला तो निकाल दिया बाहर, है ना, ये रेड कलर रहता है, ये रेड कलर रहता है और एक ये ऐसा रहता है वो, और एक वो ऐसा होता है शायद, वो कैसा रहता है ऐसा ही। ये 2 ब्लैक है और ये 2 रेड है, उसमें से ये 13 है, 13, ये वाले 13 तो चले गए, बचे क्या 13, 39, ठीक है। उसमें ये ब्लैक है, ये रेड है और इसमें भी 3 ही है, सो ये क्या है 3, ओके। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या रहेगी, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ए अपॉन नंबर ऑफ इवेंट ए अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3/39। सो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 1/13 आएगा। उसके बाद सेकंड है क्वीन, बी इवेंट है क्वीन का, उसका भी नंबर ऑफ इवेंट बी क्या होंगे, इसमें एक क्वीन, इसमें एक क्वीन और इसमें एक क्वीन, 3 क्वीन है सिर्फ, सो ये 3 ही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या रहेगी, नंबर ऑफ इवेंट बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो 3/39, सो ये भी आएगा 1/13। और सी है अ ब्लैक कार्ड, सो नंबर ऑफ इवेंट सी कितने आएंगे, ब्लैक कार्ड देखो 13 और 13 26, सो 26 है। सो हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या रहेगी, नंबर ऑफ इवेंट सी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सो ये है 26/39, 13 2 जार 26, 33 जार 39, सो 2/3 ये प्रोबेबिलिटी रहेगी ब्लैक कार्ड की। सो स्टूडेंट ये था मेरा एक्सप्लेनेशन, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो बहुत लंबी अगर होगी तो मैं 2 पार्ट में तो बनाने वाला ही हूँ।
सो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही साथ देते रहो। मैथ्स 2 को और साइंस 1 के भी मैं प्रैक्टिस पेपर्स लेकर आऊँगा। टिल देन बाय।